जीके से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल 99 जीके ट्रिक और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे तेज जीके नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 99 जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज से मैं साइंस के 1000 प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहा हूं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे परीक्षा में। पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है अंग, सी ऑप्शन है ऊतक और डी ऑप्शन है नाभिक। दोस्तों, ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में आ भी चुका है, तो इसका सही आंसर होगा कोशिका। दोस्तों, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। दोस्तों, ये सही है। अब प्रश्न में पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है। और ऑप्शन बी है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। अब आते हैं ऑप्शन डी में। तो सभी देह ऊतकों में से एक प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं, ये ऑप्शन गलत है। एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान नहीं रहती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आ चुका है आरआरबी एनटीपीसी में सन 2016 में। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? दोस्तों, ये सुपर टेट और टेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो दोस्तों, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, लेकिन और यह बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से बना होता है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। केवल कोशिका द्रव्य, केवल केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य और ऑप्शन डी है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। तो दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? तो 80% से अधिक कोशिका में जल पाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। प्रोटीन, ऑप्शन बी में रहेगा चर्बी, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी में जल। तो दोस्तों, 80% कोशिका में जल पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो दोस्तों, नाभिक किन कोशिकाओं में नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। मूल रूम कोशिका, ऑप्शन बी है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी है प्लेटलेट और ऑप्शन डी है मोनोसाइट। तो दोस्तों, लाल रक्त कोशिका आपका सही उत्तर होगा। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इससे पहले दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कौन से होते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी है राइबोसोम्स, ऑप्शन डी है डिक्टोसोम्स और ऑप्शन डी है फैगोसोम्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्मघाती बैग कहलाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, लेकिन ये यूपी टेट और सुपर टेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कोशिका अंगों को
में से कौन सा एक अर्धपारगम्य अंग है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो दोस्तों अर्धपारगम्य है कोशिका झिल्ली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों ये एसएससी में आ चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो दोस्तों कोशिका का शक्ति स्रोत पावर हाउस होता है। पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगर प्रश्न पूछता है कहाँ नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो लाल रक्त कोशिकाओं में। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, कोशिकाओं का पावर प्लांट है और शक्ति का स्रोत है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? नियंत्रक केंद्र कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केंद्रक। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है केंद्रक, ऑप्शन बी दिया हुआ है प्लाज्मा, ऑप्शन सी दिया हुआ है लाइसोसोम, ऑप्शन डी दिया हुआ है क्रोमोसोम्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केंद्रक। नियंत्रक कोशिकाओं का नियंत्रक केंद्र है केंद्रक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बैक्टीरियम, ऑप्शन बी दिया हुआ है ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन सी दिया हुआ है माइक्रोप्लाज्म, ऑप्शन डी दिया हुआ है वायरस। दोस्तों इस ऑप्शन में से आपका सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा आपका। दोस्तों ये आरआरबी 2006 और 2007 में ये आ चुका है ये प्रश्न। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। गैर एल्यूमिन और हिस्टोन और ऑप्शन रहेगा एल्यूमिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हिस्टोन। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है, तो जिस प्रोटीन से डीएनए का संबंध रहता है उसे क्या कहते हैं? हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए का संबंध रहता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? डीएनए किस में होता है? किस कोशिकांग के समूह में डीएनए होता है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलव। ऑप्शन बी है सूत्रकणिका, गोल्जिकाय केंद्रक। ऑप्शन सी है सूत्रकणिका, जीवद्रव्य कला और केंद्रक। इसके बाद ऑप्शन डी दिया हुआ है हरितलवक, केंद्रक, राइबोसोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलवक। ध्यान से सुनिएगा, सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलवक सही आंसर होगा। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलवक में डीएनए पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। ऑप्शन बी है एक नाइट्रोजनी क्षारक, राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। ऑप्शन बी है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। ऑप्शन डी है
केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट समूह हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह हैं। ऑप्शन ए सही होगा। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का समाविष्ट क्या होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से आपको इस ऑप्शन को टिक करना है। नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका के अनुरूपक कार्यों में से एक कार्य है। तो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, ऑप्शन सी है जैव अणुओं का भंडारण और ऑप्शन डी है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आपके सामने ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता? वह कौन सा पदार्थ है जो डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता? आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं, थायमीन, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। दोस्तों ये एसएससी 2016 में आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका ऑप्शन होगा थायमीन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी है प्राकृत बनाना और ऑप्शन डी है अनुवाद करना। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है, राइबोसोम्स होते हैं। तो दोस्तों राइबोसोम्स क्या होते हैं? आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राइबोसोम्स आरएनए होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। केंद्रकीय झिल्ली में, ऑप्शन बी है कोशिका कला में, ऑप्शन सी है लाइसोसोम में, ऑप्शन डी है गुणसूत्रों में। दोस्तों आपके सामने सही ऑप्शन होगा गुणसूत्रों में। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन क्या होते हैं? तो दोस्तों गुणसूत्रों में होते हैं। आपका सही आंसर होगा गुणसूत्रों में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वाटसन तथा क्रिक। वाटसन तथा क्रिक द्वारा की गई थी। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना वाटसन तथा क्रिक द्वारा की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको इसी ऑप्शन में टिक लगाना है। दोस्तों ये यूपी पीसीएस 2018 में ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो दबा कर लाइक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? दोस्तों सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए है फ्रेडरिक हॉफमिस्चर, ऑप्शन बी है अल्ब्रेक्ट कोसेल, ऑप्शन सी है फोबस लेवने, ऑप्शन डी है वाटसन और क्रिक। तो दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है और इसका सही ऑप्शन होगा बिल्कुल फ्रेडरिक हॉफमिस्चर। दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, फ्रेडरिक हॉफमिस्चर। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? तो दोस्तों डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने अलग किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। तो दोस्तों डीएनए के 2 स्ट्रैंड किससे बंधे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, डीएनए के एक तंतुगच्छ स्ट्रैंड, जिसको स्ट्रैंड बोलते हैं और तंतुगच्छ भी बोलते हैं, डीएनए के एक तंतुगच्छ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। डीएनए के एक तंतुगच्छ से आरएनए में आनुवंशिक
सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे: स्थानांतरण, अनुलेखन, उत्परिवर्तन और प्रतिकृतियन। दोस्तों आपका सामने ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, अनुलेखन। डीएनए की एक तंतुगत से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, डीएनए की तंतुगत खत्म हो चुका है। दोस्तों अब अगली वीडियो आपको कल मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो दबाकर लाइक करिएगा। दोस्तों आज से सीरीज स्टार्ट हो चुकी है साइंस की। आपको 1000 प्रश्नों की सीरीज दी जाएगी। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद।